नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपस फिर से मिल रहे हैं और हमारी जो चर्चा का विषय है भारत और चीन का जो लगातार जो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें कुछ अच्छी खबरें भी निकल के ये आई है कि अब भारतीय सेनाओं के पराक्रम से चीन की जो है जड़ें हिली हुई हैं। इस वक्त चीनी सेना सोच में पड़ गई कि ये वही भारत 1962 वाला या हुआ क्या है इसको, ऐसा वो सोच में पड़ गया है इस वक्त बहुत। और लेकिन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। भारतीय मीडिया में फिलहाल भी इसकी चर्चा चर्चा इसलिए नहीं है कि जो भारतीय मीडिया है वो पूरी तरह रिया चक्रवर्ती की इसमें उलझा हुआ है, सबको टीआरपी मिल रही है अच्छी खासी, तो वो भारतीय सेनाओं के पराक्रम को अभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन हाँ, भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम करके दिखाया है उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। गलवान घाटी की जो झड़प आप सब जानते ही कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन के 78 जवान जो है वो इसमें मारे गए। पहले तो ये बात वो जाहिर नहीं करता, लेकिन अब तो जो सोशल जो साइट्स हैं चीन की उसके ऊपर उनकी लिस्ट भी पड़ी है मारे गए जवानों की। और अब तो एक कुछ कब्रें भी, जो कब्र की जो फ़ोटो है वो भी आप देख सकते हैं, मीडिया में चल रही है उनकी फ़ोटो भी। लेकिन इसके बाद में लगातार जो बातचीत चल रही थी, जो कमांडर लेवल की हो चाहे ब्रिगेड लेवल की हो, मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत चल रही थी। हमारे एनएसए ने भी कई बार बातचीत करी। जो मामला जो अटका वो अटका पेंगोंग लेक को लेकर। पेंगोंग लेक की जो फिंगर 4 है जहाँ पर वो जमी हुई है चीनी सेना, वहाँ से वो हटने को तैयार नहीं है। और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो हट नहीं रही थी, क्योंकि भारत के पास अब नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के लिए कुछ था नहीं। और इसके बाद में जो लगातार 3 महीने तक बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कुछ उसका नतीजा नहीं निकला। इसके बाद में फिर 29 और 30 अगस्त की नाइट को एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से ये पूरा सिनेरियो ही बदल गया। घटना ये थी कि चीन ने ये सोचा कि भारत को और बैकफुट पर डाला जाए और दबाव बनाया जाए कुछ स्थानों को कब्जा करके। तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8, 4 से इधर वाले जो है वो भारत का इलाका है और 8 से उधर वाला चीन का इलाका है। जो 4 से लेकर जो 8 है ये पूरा जो इलाका है बफर जोन है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, केवल पेट्रोलिंग होती है। तो उसने ये सोचा कि जो पेंगोंग लेक है उसका दक्षिणी क्षेत्र है, जो साउथ सदर्न रीजन है, उस रीजन के अंदर सबसे ऊंची चोटी है ब्लैक टॉप, जो 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में जो चोटी आती है, अगर वो किसी कब्जे में आ जाती है तो वो जो है डोमिनेंट कर जाता है उस रीजन में। और इसको लेकर करीब 500 जो पीएलए सैनिक है वो इस चोटी पर कब्जा करने के लिए निकले। इसी दौरान जो भारत के जो रडार थे, जो थर्मल रडार है, हेरोन ड्रोन है, उसके माध्यम से भारत सैनिकों को पता चला, भारतीय सेना को, कि यहाँ पर एक हैवी मूवमेंट हो रही है। और उसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी एक फोर्स भेजी। और आप हैरान रह जाएंगे, मात्र 100 मिनट के अंदर, मात्र 100 मिनट में भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप और उसके अन्य चोटियाँ थी छोटी छोटी, जिसमें हेलमेट टॉप है, इसके अलावा स्प्रांगला रिवर है, वो सारा कब्जा कर लिया भारत ने। अब सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा भारत ने अभी कब्जा कर लिया है प्रेजेंट टाइम में। तो अब ये पूरा सिनेरियो जो है वो बदल चुका है लड़ाई का। चीन इस वक्त बैकफुट पर है पूरी तरीके से, भारत अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है। एक ही झटके में जो बातचीत का पूरा बहुत बदल गया। और ये जो चीन की जो हार हुई है उससे जो है वहाँ चाइना के प्रेशर इतना बौखलाया हुआ है अपने सैनिक, अपने जो कमांडर्स पर ज़बरदस्त बौखलाहट नज़र आ रही है। और इसी वजह से पिछले 29-30 अगस्त के बाद से लगातार 7 सितंबर तक, इन पिछले 7 से 8 दिनों में लगातार चीन की घुसपैठ और धमकियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये बौखलाहट है। और इसके बाद में बौखलाहट जब और बढ़ गई, जब उसे ये पता चला कि ये पूरा जो ऑपरेशन है वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों द्वारा किया गया। अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है? SFF। ये जो है इसको 1962 के बाद में इसका गठन किया गया था, जब हम चीन के साथ युद्ध हार गए थे। और इसमें मोस्टली जो सैनिक है वो है तिब्बती माइग्रेट सैनिक है, जो दलाई लामा को अपना धर्मगुरु मानते हैं। और इसमें जो है तिब्बती लोग हैं और कुछ जो इसमें नेपाली गोरखा भी हैं, कुछ भूटान के सैनिक भी इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों ने सारा ये ऑपरेशन को पूरी तरह सफल बनाया। और ये जो लोग होते हैं वो भारतीय
हमारे तिरंगे के लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं, अपनी तिरंगे के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ये शहीद होने वाले लोग हैं। और इसी में क्या हुआ, इसी के दौरान जब इसकी पहाड़ी पर चढ़ाई की जा रही थी, जो जो मेजर तेंजिंग थे वो जो हैं गिरने की वजह से उनको चोट लग गई और उससे उनकी डेथ हो गई। तो अब उसने उस फ्यूनरल को अगर आप देखिएगा, उनकी वीडियो कुछ आई थी, उस फ्यूनरल में आप देखेंगे कि तिब्बती परंपरा के साथ उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया और वहाँ पर भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय के नारे लगाए गए। और हैरानी आपको सुनकर ये होगी कि उस पूरे फ्यूनरल कार्यक्रम में, मेजर तेंजिंग के फ्यूनरल कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राम माधव मौजूद थे। तो ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे भारत तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा उठाने वाला है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के नेता का वहाँ उपस्थित होना निश्चित तौर पे हैरान करता है। और वो भी अगर कोई नॉर्मल होते तो लेह लद्दाख के अगर लोकल नेता होते तो समझ में भी आता। राम माधव पूरी भारत के बीजेपी के एक महासचिव हैं और इसके अलावा इनको प्लानिंग थिंक टैंक कहा जाता है। मतलब जितने भी विदेश नीति संबंधी जो प्लानिंग है, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो धारा 370 पर हो, कश्मीर को लेकर हो, पाकिस्तान लेकर हो, तो राम माधव की हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्लानिंग वो राम माधव की ही रहती है। तो राम माधव का उपस्थित होना एक ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारत जो है तिब्बत की आज़ादी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है, वो कुछ ना कुछ करेगा यहाँ पर। यही कारण है कि भारत ने जो अपनी खुफिया जो फोर्स थी SFF, इसको जो है उजागर अब किया, अब लाया गया इसको। इतने सालों तक चीन भी नहीं जानता था कि भारत के पास ऐसी भी कोई फोर्स है। और आपको हैरानी रहेगी कि ये फोर्स भारतीय सेना के साथ काम नहीं करती है। ये फोर्स जो है वो मोस्टली जो रॉ, जो हमारा जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके साथ ये काम करती है। और सीधे जो है ये इसके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय के साथ में इसका डायरेक्ट ये सूचना देती है। तो ये SFF की कार्यप्रणाली। और इससे 100 मिनट में भारतीय ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गोगरा पोस्ट है, उन सब पर तिरंगा फहरा दिया और 12 किलोमीटर के पूरे हिस्से को कब्जा ले लिया। और है जब मज़ेदार बात यह है कि कुछ घंटों बाद जब वहाँ पहुँचे चीनी सैनिक और चढ़ने के लिए जब वो रस्सी वस्सी लाए थे, जब ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं और उन्होंने हवा में फायर करते हुए उनको चेतावनी देते हुए उनको भगा दिया। और इससे जो है पूरे दुनिया में चीन की जो थूथू हुई है वो आप अखबारों के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से सुन ही रहे होंगे। तो अब इस घटना के बाद से चीन की बौखलाहट लगातार नज़र आने लगी। और इसके बाद तो यानी आज यानी 7 सितंबर को उन्होंने फिर जो भारत की जो एक पोस्ट है मुक्तरपुरी पोस्ट, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। और हालांकि भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर उनको फिर भगा दिया। लेकिन इस बार हैरानी ये हुई कि जो एग्रीमेंट था 1986 के और 1993 के एग्रीमेंट थे, उनको तोड़ते हुए उन्होंने फायरिंग करी भारतीय सैनिकों के ऊपर। और जो 45 साल में पहली बार यहाँ फायरिंग हुई हालांकि, और इसके बाद में भारतीय सैनिकों ने हवा में फायर करते हुए उनको भगा दिया जवाबी कार्रवाई करते हुए। तो अब जो है तनाव बहुत बढ़ गया है। और यहाँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारा जो हिस्सा है, जो हमारी टेरिटरी में हिस्सा था अक्साई चीन, मुझे लगता है वो जल्दी भारत में अब आने वाला है। या ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर चीन पीछे नहीं हटता है, वो अपनी 5 मई वाली पुरानी पोजीशन पर नहीं जाता है, तो भारतीय सेना अब एक्शन लेने को मजबूर होंगी। क्योंकि पिछले 4 या 5 महीने से कन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ना चीन हटने को तैयार है और भारत तो क्यों हटेगा, भारत तो अपनी टेरिटरी में है। भारत ने ये कभी शुरू नहीं किया, ये शुरू हुआ चीन की तरफ से, ठीक है। लेकिन अब उसका अंत भारत करेगा। और जिस प्रकार भारतीय नेतृत्व ने यानी राजनीतिक नेतृत्व है, जिस प्रकार से उन्होंने इस कार्रवाई करने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो देश के अंदर ऐसे कई जो छिपे हुए गद्दार हैं, जो चीन के पैसे फलते फूलते हैं, चाहे वो कुछ वो मीडिया वर्ग के लोग हो, चाहे कुछ विपक्षी पार्टी के नेता हो। उनमें से एक नेता जो बार बार ट्वीट करके संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और जो 29 और 30 अगस्त को जो भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया और जो 12 किलोमीटर जो चीन के क्षेत्र को कब्जा किया है, उस पर अभी तक किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया गया। ट्वीट तो छोड़िए, बल्कि तारीफ तक नहीं की कि भारतीय सेना ने एक अच्छा काम किया। तो ये हैरानी ये आपको हैरान करने वाली चीज़ नज़र आएगी। इससे साफ पता चलता है कि ये जो हमारे
जो विपक्षी दल हैं या जो उनके पैसों पर पलते फूलते हैं वो किस प्रकार बौखलाए हुए हैं अंदर से। खैर, जो जिनके पेट में दर्द है उनके पेट में और दर्द होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें हमें अपनी सेना के साथ खड़ा होना है। लेकिन मज़ेदार चीज़ यहाँ आई जब आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में मॉस्को गए, तो चीन के जो काउंटर पार्ट्स है यानी चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो वैंग, वो उनसे मिलने के लिए ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि वो उनके राजनाथ सिंह के होटल तक पहुंच गए। और राजनाथ सिंह ने कई बार साफ स्पष्ट इनकार करके हमें मीटिंग करनी नहीं है चीन के रक्षा मंत्री के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के कहने पर वो मीटिंग हुई। और आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, राजनाथ सिंह ने कड़ी फटकार लगाई चीनी रक्षा मंत्री को, और न केवल फटकार लगाई बल्कि उनकी जो चीनी रक्षा मंत्री थी उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी रक्षा मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री की। तो इससे साफ पता चलता है कि अब हम दबने के मूड में है नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व वो मजबूत है। खुदा ना खास्ता कल क्या हो, आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर आया, अभी तक तो फिलहाल सब बढ़िया नेतृत्व है। इससे पहले आप देखते ही थे कई बार जब जोड़ तोड़ की सरकारें बनती है तो फिर कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में किसी चीन का कोई पता नहीं कब वो भारत की क्षेत्र में हमला करके कब्जा कर ले। और अब तक होता यही आया था कि वो हमेशा 2-3 इंच आगे बढ़ के वो कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो ये यहाँ पर हमें अपनी पॉलिसी में बदलाव करके एग्रेशन जो रूप हमने अपनाया है ये बहुत ही बढ़िया है। और मेरा मानना यहाँ पर यह है कि कई बार शांति के लिए युद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। रोज़ रोज़ की ये झंझट है। अभी कुछ दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया, कभी वो जो पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में उसको अपना हिस्सा बताता है, कभी वो लद्दाख को आप देख ही रहे हैं, पूरा लद्दाख को अपना हिस्सा वो मानते ही है। तो ऐसे ये लगातार अगर ऐसे चलता रहा तो फिर हमारे पर बचेगा क्या। तो ये है, हमें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। और अगर हमें एक लंबी शांति चाहिए तो एक बार तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल पर हो। वो डिपेंड करता है चीन पर। अब गेंद चीन के पाले में है कि चाइना क्या चाहता है। और एक आपको ताज़ा खबर ये भी बता दूं कि अभी भी एक खबर ये आई है, हालांकि भारतीय सेना ने इसको पुष्टि नहीं किया है, लेकिन ये जो खबर चल रही है वो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि भारतीय सैनिक 25 टैंकों के साथ में अक्सई चीन जो इलाका है उसके अंदर घुस गए हैं। ये खबर वहाँ से। और जो चीन के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसने ये बयान जारी करके कहा है कि भारतीय सैनिक तुरंत पीछे हटें वरना एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो गिदर भपकी हमेशा चीन की काफ़ी समय से देने की आदत है। उनका जो सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो तो रोज़ ही गिदर भपकी देता है। आज ही उसने कहा है कि 1962 से भयंकर युद्ध होने वाला है। ठीक है, युद्ध तो होना ही है, मैं मानता हूँ। अगर अब मेरा मानना ये है कि अगर अब युद्ध नहीं हुआ तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इतना आगे बढ़ जाने के बाद अगर हम पीछे हटते हैं, या मान लीजिए चीन अपनी जगह पर वापस चला जाता है, तो हमें जो ये चीज़ जो हमने जो अपनी टेरिटरी फिर से जो 1962 के बाद में जो पाई है, जो ब्लैक टॉप है या हेलमेट टॉप है या गोगरा पोस्ट है, इन सब जितनी पोस्ट हैं जो हमने फिर से प्राप्त की है, हम इनको खोना नहीं चाहेंगे। मेरा मानना ये है। इसलिए बेटर है कि जहाँ खड़े हैं वही अब एलएसी मान ली जाए, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा। क्यों? क्योंकि चीन का कोई विश्वास नहीं, अभी वो पीछे हटेगा। अगर हम एक मानवीय तौर पर या हम एक बेहतर देश अपने सिद्धांतों की वजह से अगर पीछे हट जाते हैं और कल को फिर अचानक आके वो उस जगह पर कब्जा कर लेता है, तो फिर हमारी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमें युद्ध लड़ना चाहिए, और इसके लिए मानसिक रूप से पूरे भारत की जो जनता है 130 करोड़ आवाम है उसको भी तैयार रहना चाहिए कि अब मेंटल रूप से आप प्रिपेयर रहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, और भारतीय सेनाएं बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हर सिचुएशन के लिए वो लड़ रही हैं। हो सकता है थोड़ा सा ये तनाव और थोड़ा बढ़े अक्टूबर नवंबर, ये जो टाइम होगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का टाइम, मुझे लगता है ये टाइम जो होगा सबसे पीक का टाइम होगा, जब हम देखेंगे कि यहाँ कुछ और निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भारत सरकार जो है सेना को सहयोग करते हुए एक करारा जवाब देगी चीन को,
और ये जो और आने वाले समय में जिससे चीन आने वाले 100-200 साल तक बिल्कुल सर उठा के ना देखे भारत की ओर, ऐसे जवाब देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।